नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष यादव और आप देख रहे हैं जॉब स्टोरी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एएसओ इन एमईए। ये पोस्ट एसएससी सीजीएल का पेपर पास करके आपको मिलती है और एसएससी की जो टॉप मोस्ट पोस्ट होती हैं उनके अंदर सबसे ऊपर ये पोस्ट होती है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जितने भी पहलू हैं इस पोस्ट के बारे में उन सभी को देखेंगे और वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ज्वाइनिंग प्रोसेस के अंदर। आपका एसएससी सीजीएल से सिलेक्शन हो जाता है और आपको एमईए डिपार्टमेंट अलॉट हो जाता है। उसके बाद एसएससी क्या करता है कि आपके डोजियर को एमईए को भेज देता है। एमईए के पास जैसे ही आपके डोजियर आते हैं, एमईए आपके पास बाय ईमेल और बाय पोस्ट दोनों तरीके से आपको कुछ जो डॉक्यूमेंट है जिनमें अटेस्टेशन फॉर्म, मेडिकल फॉर्म और कुछ आपकी डिटेल मांगी जाती है, उन सबको आपको भेज देता है। साथ में आपको डिपार्टमेंट अपने पास बुलाता है ताकि आप जो डिपार्टमेंटल जो वेरिफिकेशन होती है डॉक्यूमेंट की वो आप करवाएं। तो ये सब आपका प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। आपका जो मेडिकल है वो सिटी सीएमओ से ही करवा के ले जाना पड़ता है। साथ में जो आपकी जो वेरिफिकेशन होती है वो और डिपार्टमेंट के अंदर तो लगभग सभी डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ पुलिस वेरिफिकेशन होती है, जबकि ये सेंसिटिव डिपार्टमेंट है तो इसके जो वेरिफिकेशन है पुलिस के साथ साथ आईबी के द्वारा भी आपकी वेरिफिकेशन की जाती है। तो आईबी के द्वारा की जाती है तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आपकी जो ज्वाइनिंग है वो कंपेयर देन एएसओ इन सीएसएस से ज़्यादा लग जाता है थोड़ा बहुत। तो इस तरीके से आपकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस चलता है। आपको जो ज्वाइन करवाया जाता है वो करवाया जाता है जेएलएन के अंदर या साउथ ब्लॉक के अंदर। नई दिल्ली में सारे ऑफिस हैं और आसपास ये सारे पटियाला हाउस के अंदर या फिर जो है बड़ौदा हाउस है तो उधर ही आपका जो ज्वाइनिंग है वो सारा करा दिया जाता है। मेन ऑफिस जो है एमईए का वो जेएलएन के अंदर है। काफ़ी अच्छा ऑफिस है। ऑलमोस्ट सभी जो मेन ऑफिस है वो सारे नॉर्थ ब्लॉक या साउथ ब्लॉक में आते हैं। तो इस तरीके से आपकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट करवा दिया जाता है और आपकी ज्वाइनिंग करवा दी जाती है। आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जितने भी होते हैं उन सबको सबमिट कर लिया जाता है। तो इस तरीके से आपको डिपार्टमेंट के अंदर ज्वाइन कर दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं आपकी ट्रेनिंग की। जो आपकी ट्रेनिंग है वो दिल्ली हौज खास के अंदर ट्रेनिंग करवाई जाती है। ज़्यादा दिन की ट्रेनिंग नहीं होती, लगभग 10-15 दिन की आपकी ट्रेनिंग ये करवाई जाती है। और ये जो हौज खास के अंदर जो सेंटर बनाया हुआ है श्रीमती सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज, इसी के अंदर जो यूपीएससी से सिलेक्टेड आईएफएस आते हैं उनकी ट्रेनिंग भी यहीं पे होती है और आप लोगों की ट्रेनिंग भी यहीं पे होगी। ट्रेनिंग में ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आपको रोलिंग बताया जाएगा, थोड़ा बहुत डिपार्टमेंट के बारे में ब्रीफिंग दी जाती है, समझाया जाता है। आप अगर एज ए फॉरेन में जाते हो या किस सेक्शन में जाते हो तो टेरिटोरियल सेक्शन जाते हो, यानी कि जिस भी थोड़ा सा एक ब्रीफ बता दिया जाता है 10-15 दिन के अंदर। आपको थोड़ा थोड़ा हर सेक्शन के अंदर बारे में और डिपार्टमेंट के बारे में बता दिया जाता है। तो इस तरीके से करके आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग साथ में अगर आप फॉरेन में जाते हो तो उससे पहले भी आपकी 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, या आपकी कोई भी प्रमोशन होता है तो उससे पहले भी लगभग 5-10 दिन की आपकी ट्रेनिंग होती है। यानी कि ट्रेनिंग आपकी टाइम टू टाइम होती रहती है। आपको यहाँ पे हौज खास में अपने इंस्टीट्यूट में जाने का मौका मिलता रहता है। तो आगे बात करते हैं हम आपकी टाइमिंग की। जॉब की टाइमिंग क्या होगी? देखिए, जॉब की टाइमिंग है वो स्टैंडर्ड टाइमिंग वही है जो सबकी है, 9 से 5:30 की जो टाइमिंग है वही है। पर ऐसा नहीं है 9 से 5:30 की है, कुछ सेक्शन के अंदर है वो लेट सेटिंग तक भी है और कुछ के अंदर क्या है कि आपको सैटरडे संडे भी आना पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि आपको जो है जॉब है वो कहाँ पे मिली है, लोकेशन आपकी क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये टाइमिंग है। बाकी ऑलमोस्ट जो ज़्यादा टाइमिंग है वो 9 से 5:30 की है। अगर आपको दूसरे में जैसे सैटरडे संडे में आपसे पूछा जाता है ऑलमोस्ट, तो आपसे विलिंग मांगी जाती है कि आप सैटरडे संडे आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं। तो आप अगर वेरी करते हैं कि भाई ठीक है मैं आ सकता हूँ, आसपास का आपको 2 दिन की और छुट्टी मिल जाती है दूसरे दिनों में, तो आप आइए और वहाँ पे काम करिए। तो इस तरीके से आपकी टाइमिंग होती है। उसके बाद का बात करते हैं हम सेक्शंस के बारे में। जो डिपार्टमेंट के अंदर सेक्शन बटे होते हैं, आप डिपार्टमेंट में कि अकाउंट का सेक्शन अलग होता है, टेरिटोरियल सेक्शन अलग होता है, जो एक लाइजन ऑफिसर होता है उसका सेक्शन अलग होता है, जो एक मतलब एडमिन ऑफिस होता है उसका सेक्शन अलग होता है। इस तरीके से अलग अलग कामों के लिए अलग अलग सेक्शन बटे होते हैं। उन एक एक एएसओ है वो ऐसा नहीं है कि एएसओ अगर एमईए के जा रहा है बन के जा रहा है तो सिर्फ जाके वो विदेशों में ही डील करेगा या फॉरेन पोस्टिंग लेगा। उसको वहां पे जाके अगर अकाउंट सेक्शन के अंदर जाता है तो उसको अकाउंट से डीलिंग करनी पड़ेगी। अगर लाइजन ऑफिसर के रूप में उसका एक रोल होता है तो उसको लाइजन बना के रखना पड़ता है। जो डिप्लोमेट्स आते हैं उनके साथ भी डील करनी होती है अपने कंट्री की, क्योंकि जो बाहर से डिप्लोमेट्स आते हैं उनके साथ भी हमारे कुछ ऑफिसर दिए जाते हैं, तो आप उनमें भी साथ हो सकते हैं। या बाहर हमारा अगर कोई डिप्लोमेट ग्रुप जाता है तो उनमें भी आपको हिस्सा बनाया जा सकता है या आप बन सकते हैं। तो इस तरीके से सेक्शन टू सेक्शन आपका डिपेंड करेगा कि भाई आप किस सेक्शन में हो किस सेक्शन में नहीं हो। जो आप कुछ मेरे दोस्त होते हैं जो पूछते हैं कि भाई पढ़ाई का टाइमिंग मिलेगा नहीं मिलेगा, देखिए सबके अंदर लगभग मॉडरेट सा जो है वो मॉडरेट सा काम होता है। ऐसा नहीं है कि आपको जाके मजदूरों की तरह सुबह से 9 से और 5:30 बजे तक खींच के रखेंगे। आपको टाइम मिलता है 2-3 घंटे तो लगभग हर जॉब के अंदर आप अपने लिए अगर डेडिकेटेड है, वेल डेडिकेटेड है,
तो आप आगे की तैयारी के लिए निकाल सकते हैं। बाकी आपका जो डिपेंड है वो सीट के ऊपर डिपेंड करता है। सेक्शन में भी सिर्फ इतना नहीं है कि सेक्शन में अगर अकाउंट सेक्शन में चले गए तो सिर्फ सेक्शन पे डिपेंड करेगा, आपकी वहाँ पे सीट कौन सी है, ये चीज़ें टाइमिंग का उन पे भी डिपेंड कर सकता है। ये चीज़ें आप सिर्फ डिपार्टमेंट के अंदर जाकर ही कंफर्म कर सकते हो कि और आपको कितना टाइम मिलेगा, आपको कौन सी सीट मिली है। तो इस तरीके से करके आपके सेक्शन बटे होते हैं। अगर आप आगे जो देखते हैं कि भाई कुछ लोग रहते हैं वो फॉरेन सर्विस के अंदर में जाते हैं तो फॉरेन पोस्टिंग लेते हैं, तो फॉरेन पोस्टिंग से पहले भी उनको मतलब ऑलमोस्ट इसीलिए स्टार्टिंग में नहीं दी जाती और उनको कुछ 2-3 सेक्शनों में घुमाया जाता है, ताकि उसका कारण सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि आपको अगर फॉरेन में है, फॉरेन में स्टाफ है बहुत कम है, यहाँ पे भाई अच्छा खासा स्टाफ है, आप लोगों से हेल्प ले सकते हैं कि सर ये क्या है, मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ये अकाउंट से रिलेटेड या ये इनसे डील करने में, तो आप कैसे करना होगा कैसे नहीं करना होगा वो आपके सीनियर्स बता देंगे। बट अगर आप कहीं पे फॉरेन पोस्टिंग और आपके वहाँ पे स्टाफ एक लिमिटेड स्टाफ होता है, वहाँ पे ऑलमोस्ट क्या होता है डिसीजन आप लोगों को कुछ गिने चुने जो होते हैं जिनके रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और एज एएसओ आप अच्छी खासी पोस्ट पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ती है। तो अगर आपको काम नहीं आएगा तो आप वहाँ पे कैसे डील करोगे, अपने जो डिप्लोमेट्स होते हैं जो दूसरे देश के साथ डीलिंग करनी होती है वो आप नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से स्टार्टिंग में जाते ही आपको भाई पोस्टिंग नहीं दी जाती, आपको कुछ दिन के लिए सेक्शन टू सेक्शन घुमाया जाता है, सारा काम सिखाया जाता है और फिर आपको फॉरेन पोस्टिंग दी जाती है। अब हम बात करते हैं फॉरेन पोस्टिंग पे। देखिए फॉरेन पोस्टिंग का ऐसा इशू है कि अगर आप चाहते हैं फॉरेन में जाना तो ही आपको फॉरेन पोस्टिंग मिलेगी, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती आपको गाल के पैक करके और फिर फॉरेन में भेज दिया जाएगा। एक लिस्ट आती है, प्रॉपर टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग पे एक लिस्ट आती है कि इस कंट्री के अंदर भाई वैकेंसीज हैं और जो भी अप्लाई करना चाहे वो अप्लाई कर दो, फिर उनमें से आपको प्रेफरेंस देनी होती है। अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो आप नहीं भी दे सकते। ऐसा होता है कि अगर आप दे दिया, मान लो आपने प्रेफरेंस दे दिया भाई मैं इन कंट्रियों के अंदर जाना चाहता हूँ, उसके अलावा कुछ और कंट्री मिल जाती है तो आप वहां पे जाने के लिए मना भी कर सकते हैं कि भाई मैंने तो ये नहीं भरी थी, पर उसके लिए कुछ एक अच्छा वैलिड रीजन भी आप देना पड़ता है, और कि भाई मैं यहाँ पे नहीं जाना चाहता और ये रीजन है मेरा, या मेरे जिस टाइम मैंने भरा था उस टाइम में मेरी ये समस्या नहीं थी, अब ये समस्या हो गई तो मैं फॉरेन पोस्टिंग नहीं लेना चाहता हूँ। तो इस तरीके से करके आपको, अगर आप कोई भी प्रेफरेंस नहीं भरते और डिपार्टमेंट को जरूरत है आपकी, तो भी आपका फॉरेन पोस्टिंग के लिए नाम दिया जा सकता है। उस सेम केस में भी आप अपना जो वैलिड रीजन के साथ अपना प्रोस्पेक्ट है जो रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा होता नहीं है, ऑलमोस्ट क्या करते हैं कि डिसिप्लिनरी एक्शन ले लेते हैं कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की करते हैं आपके ऊपर, अगर आपका कोई वैलिड रीजन नहीं पाया जाता तो उसके अंदर सिर्फ इतना है कि भाई आपको थोड़ा या तो सेक्शन चेंज कर देंगे आपका, या कुछ टाइम के लिए आपको फॉरेन पोस्टिंग के लिए बाउंड कर देंगे कि आप आगे नहीं बढ़ सकते 1 साल 2 साल के लिए, जो भी वैकेंसीज फॉरेन पोस्टिंग में निकलेगी। तो इस तरीके से करके आपको फॉरेन पोस्टिंग दी जाती है। मान लेते हैं आप कि आप फॉरेन पोस्टिंग लेते हैं और आप जो भरते हैं प्रेफरेंस भरते हैं, उसके बाद आपको फॉरेन में भेज दिया जाता है, तो वहाँ पे आप जाते हो तो वहाँ पे एक लिमिटेड स्टाफ होता है। फॉरेन के अंदर हमारा क्या होता है कि एक तो हमारी एम्बेसी होती है, दूसरा होता है कॉन्सुलेट। अब थोड़ा मैं एम्बेसी और कॉन्सुलेट के बारे में डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। एम्बेसी होता है जैसे किसी देश है, एक छोटा देश है, उसके अंदर श्रीलंका हो गया मान लेते हैं हम, तो श्रीलंका ज़्यादा बड़ा देश नहीं है, वहाँ पे हमारा सिर्फ एक ऑफिस है, अब वहाँ पे हम उसको एम्बेसी मान लेते हैं। जबकि जैसे रसिया के अंदर जाते हैं तो रसिया बहुत बड़ा है, वहाँ पे टाइम जोन ही अलग अलग है, तो वहाँ पे हम भाई अब कोई एक जो साइड का बंदा है, एक रसिया के अंदर एक साइड में हमारा जो देश का बंदा रह रहा है और उसको हमारा ऑफिस इस साइड है, यानी कि उसको चलने में ही ऑफिस हमारे जो एम्बेसी है वहां तक आने के लिए 24-24 घंटे ट्रेवल करना पड़े। इस वजह से ऐसा ना हो तो हमारे देश का एक जो ऑफिस है, एम्बेसी का एक पार्ट होता है कॉन्सुलेट जिसको बोलते हैं, वो देश के दूसरे कोने में खोल दिया जाता है ताकि वहाँ ज्यादा लोगों को ट्रेवल ना करना पड़े और हमारा जो काम है एम्बेसी का और जो हमारा देश का काम है वो ज्यादा सफर ना हो। इस तरीके से करके एम्बेसी और कॉन्सुलेट को कुछ देशों में बांटा हुआ है, लगभग कुछ देशों में है जहाँ पे एम्बेसी भी है और कॉन्सुलेट उसका पार्ट बनाया हुआ है। तो इस तरीके से करके आपकी फॉरेन पोस्टिंग हो जाती है। फॉरेन पोस्टिंग के अंदर आपको अच्छी खासी फैसिलिटीज मिलती हैं, आपका एक अच्छा रुतबा होता है, और वहाँ पे फॉरेन पोस्टिंग के अंदर क्या होता है कि कुछ लोग पूछते हैं कि भाई कितने टाइम के लिए होती है, कितने टाइम के लिए नहीं होती। तो फॉरेन पोस्टिंग कैसा है कि जो एमई के अंदर है, फॉरेन पोस्टिंग को 4 भागों में बांटा हुआ है, A+, A, B, C और हार्डकोर C। ये इन्होंने अपने जो कंट्री टू कंट्री के हिसाब से बांटा हुआ है। जो लोएस्ट कंट्री आती है जैसे कि सीरिया हो गया, इराक हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, इन लोग, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन लोगों को इन्होंने हार्डकोर C के अंदर बांटा हुआ है। अब हार्डकोर C के अंदर आप कहोगे यार बांग्लादेश कौन जाना चाहेगा, इराक कौन जाना चाहेगा, तो उसका ये फायदा है कि आपको वहाँ पे एक अच्छी खासी सैलरी भी ज़्यादा मिलती है। आपको जो और कुछ कंट्री है उनसे ज़्यादा हार्डकोर C के अंदर जाते हैं तो आपको A+ से
बेटर सैलरी हार्डकोर सी के अंदर मिलेगी। ए प्लस में आपको कम सैलरी मिलेगी, ए प्लस के अंदर जो कंट्री आते हैं, ए के अंदर कंट्री आते हैं, और हार्डकोर सी के अंदर सैलरी ज़्यादा मिलेगी। तो इस तरीके से होता है। अब फॉर पोस्टिंग का जो टाइमिंग है उसकी बात करें तो फॉर पोस्टिंग के अंदर क्या होता है कि टाइमिंग हार्डकोर सी के अंदर जो है वो है लगभग 2 साल 2.5 साल इतना रखते हैं लगभग। उसके अलावा जितनी भी जो कंट्री है नॉर्मल ABC के अंदर आते हैं उन सब के अंदर लगभग 3, 3.5, पौने 3 साल इस तरीके का जो ड्यूरेशन होता है आपका वो होता है। अब नेपाल का कुछ अलग सीन है। नेपाल के अंदर क्या है कि भाई हार्डकोर सी में वैसे दे रखा है, अच्छी खासी सैलरी है, पर इसके अंदर हमारा एक बड़ी एम्बेसी है काफ़ी, तो वहाँ पे लगभग जो हमारा ड्यूरेशन बनाया हुआ है वो 3 से 3.5 साल का। तो इस तरीके से करके अलग अलग कंट्रियों को आप जैसे डिपार्टमेंट जाओगे तो आपको वहाँ के बारे में पता चल जाएगा, बांटा हुआ है, और इस तरीके से आप देखोगे तो पता लग जाएगा। वो डिपार्टमेंट के जाने कुछ चीज़ ऐसी होती है जो डिपार्टमेंट के अंदर जाने के बाद ही आप सीख पाओगे। अब बात करते हैं फॉरेन सैलरी की। सबसे बड़ा मुद्दा होता है फॉरेन सैलरी का। लगभग एमबीए का दो ही वजह से एमबीए की जो चार्म है वो बच्चों के अंदर है, कैंडिडेट के अंदर है, सब उनके कारण है कि एक तो भाई फॉरेन पोस्टिंग, आपको विदेश में घूमने का मौका मिलेगा, हर 2-3 साल एक देश के अंदर घूमो और एंजॉय करो, पूरी दुनिया घूमो, पैसे के पैसे। साथ में दूसरा अच्छा पॉइंट क्या है कि आपकी जो सैलरी, जो इतनी सैलरी है वो मेरे ख्याल से क्या मिलती नहीं है किसी भी जॉब के अंदर, आपको इतनी सैलरी नहीं मिलेगी जितनी फॉरेन सैलरी में। इसमें आपकी स्टार्टिंग होती है वो आपकी बेसिक जो होती है 4600 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग जो होती है 44,900 वो बेसिक, साथ में इंक्रीमेंट के साथ आपकी बेसिक बढ़ती रहती है, वो एक अलग सीन है। तो आपकी बेसिक प्लस में जो आपका एक अलग फॉरेन अलाउंस मिलता है जो 1800 से लेके मतलब 3000 के आसपास मिलता है। कुछ जगह पे रिस्क अलाउंस और भाई जैसे विंटर अलाउंस और मतलब समर अलाउंस इस टाइप में मिला के वो $4000 तक पर मंथ चला जाता है आपका अलाउंस, साथ में बेसिक होती है। तो इस तरीके से करके आपकी सैलरी 2.5-3-4 लाख तक का आराम से आपकी जो फॉरेन के अंदर वो अच्छी खासी आपकी सैलरी हो जाती है। अब अंदाजा लगाइए आपको 3 लाख सैलरी मिल रही है और आप विदेश में घूम भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, साथ में 3 लाख सैलरी भी ले रहे हैं, वो भी टैक्स फ्री। अगर आप इंडिया के अंदर है तो आपको पता होगा 5 लाख से ऊपर सैलरी होने पर आपको टैक्स देना पड़ता है। जबकि आप अगर फॉरेन के अंदर देते हैं तो आपको यानी कि 3 लाख रुपए तो हर महीने ही मिल रहे हैं, यानी कि साल के 12 के 36 लाख रुपए, ये तो मिनिमम सैलरी है, और 36 लाख के ऊपर भी आपका कोई टैक्स नहीं है, यानी कि आपकी वो सीधी सीधी सेविंग है। तो इसका एक प्लस पॉइंट बहुत बड़ा ये भी है। साथ में जो फैसिलिटी है वो अलग ही लेवल की फॉरेन के अंदर मिलती है। फॉरेन के अंदर जो आपको फ्लैट मिलता है, जो आपको एकोमोडेशन मिलता है, रहने का मिलता है, वो आप यूँ लगा लीजिए कि भाई आपको 3 BHK का मिलता है, साथ में वेल फर्निश्ड मिलता है, AC वेसी आपको सारी फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, तो फॉरेन के अंदर तो सबसे पोस्ट एरिया जो है आपका VVIP एरिया, VIP भी नहीं, VVIP एरिया में आपको रहने को मिलेगा। तो इससे आप समझ ही सकते हैं क्या कुछ आपकी वैल्यू होती है। साथ में आपके जो अगर आपके जो फैमिली, आप अपनी फैमिली डिपेंडेंट है, मम्मी पापा है, जो बच्चे हैं, उन सबको भी आप अपने साथ ले जा सकते हैं, तो पूरा परिवार आराम से इंजॉय करेगा अच्छी जगह पे। ऐसी देखने को कहाँ मिलेगी यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो इस जॉब में लग के एसओ की जॉब में इतनी जो सुविधाएं वो नहीं मिल पाएगी। जबकि आप फॉरेन में जाओगे तो आपको ये सारी अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। साथ में एक प्लस पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है कि 2 जगह पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है। एक तो होता है मेडिकल के अंदर, दूसरा होता है बच्चे की पढ़ाई के अंदर। तो पढ़ाई का सबसे बड़ा इश्यू ये है कि अगर आप फॉरेन पोस्टिंग मिलती है आपको, तो आपकी सैलरी तो ये है ही है। अब वहाँ पे जाते हो तो आपको ऐसे नहीं है कि सिर्फ इंडिया के अंदर एक लिमिटेड बांधी हुई है। अगर आपके एक बच्चा पढ़ता है तो आपकी उसकी लिमिटेड से बंधी हुई है कि महीने के मतलब 2000 कुछ रुपए हैं पर महीने के हिसाब से मिलेंगे। चाहे आप अपने बच्चे को 10,000 वाले स्कूल में पढ़ाइए या 20,000 वाले में पढ़ाइए, जहाँ की 20,000 पर मंथ की फीस हो। जो गवर्नमेंट है आपको 2-2.5 कुछ एक फिक्स रखा हुआ है, उतना ही गवर्नमेंट आपको एक बच्चे का देगी, बाकी आप अपने खुद से मतलब भरिए फीस। जबकि आप फॉरेन में जाते हो तो ऐसा नहीं है। अब फॉरेन में तो वहाँ पे जो मिलेंगे वो स्कूल मिलेंगे, वो इंटरनेशनल जो टॉप मोस्ट स्कूल होता है, आपका बच्चे का वहाँ पे एडमिशन होता है, और वहाँ की फीस मान लो लाख रुपए 50,000 रुपये महीना है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि 2,000-3,000 रुपये गवर्नमेंट दे देगी और बाकी आप खुद से भरोगे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। आपको 50,000 अगर आपके बच्चे की फीस है तो पूरे की पूरे 50,000 आपके बच्चे की फीस गवर्नमेंट देगी। यानी कि सीधा सीधा आपकी जो सैलरी है वो सेविंग बच रही है। जो ये बच्चे की पूरी फीस, सोचिए 50,000 रुपये, यहाँ पे जितनी मतलब बहुत डिपार्टमेंट में सैलरी नहीं मिलती उतनी तो आपके बच्चे की फीस जा रही है और वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। साथ में मेडिकल फैसिलिटी की बात करते हैं तो मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे तो ऐसा होता है, आपको भाई जो CGHS आपका कार्ड बनता है, पैनल में जाते हो और फिर मेडिकल का कुछ परसेंट 70-80% मिल जाता है इस टाइप में। जबकि फॉरेन पोस्टिंग में आपको क्या मिलता है, वहाँ के जो टॉप मोस्ट जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके अंदर आपको अपना इलाज ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, और वहाँ पे सारा का सारा जो होता है वो आपको पैसा फ्री होता है, आपका जो ट्रीटमेंट होता है, और साथ में आपकी फैमिली है तो आपकी फैमिली का भी। तो फॉरेन पोस्टिंग में काफ़ी अच्छे जो
इंजॉय है लाइफ का, अच्छी सैलरी है। सोचिए आपका बच्चा पढ़ रहा है, आपका कोई खर्चा भी नहीं है, आपको रहने का भी अच्छा खासा वेल फर्निश्ड घर मिल रहा है और साथ में 3 लाख रुपए अच्छी सैलरी मिल रही है, तो आप मतलब लगा सकते हैं यहाँ का कोई बहुत कितने बिजनेसमैन से भी आप बहुत ज़्यादा आगे रहोगे। तो इस तरीके से करके ये चार्म बना हुआ है बच्चों के अंदर फॉरेन पोस्टिंग का, और ये एमबीए का जो मेन कारण है चार्म का वही है। तो उसके बाद एक सबसे बड़ा होता है रेपुटेशन। रेपुटेशन तो वही होती है, ठीक है। तो पासपोर्ट्स का, अब आप लोग कितना ही बड़ा कोई आदमी हो, ठीक है, देश के अंदर कितना ही पैसे वाला हो, उसको जो पासपोर्ट मिलता है, नॉर्मल पासपोर्ट मिलता है ब्लू कलर का कुछ ऐसा होता है। आप जब एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, आप जाते हैं वहां पे, तो आपको पासपोर्ट मिलता है व्हाइट ग्रे टाइप कलर का होता है वो पासपोर्ट। उस पासपोर्ट्स को सिर्फ जो डिप्लोमेट्स टाइप में होते हैं, यानी कि जो अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारे देश का नुमाइंदा है, इस देश में आया है, तो सिर्फ वो पासपोर्ट के लिए। अब उस पासपोर्ट को दिखाओगे तो आपको एक स्पेशल रिस्पेक्ट मिलेगी। कोई सीनियर अभिनेता हो, सीनियर एक्टर हो, सीनियर मंत्री हो, वो एक बंदा नॉर्मली अपनी ट्रिप पे जा रहा है और एक आप अपना जो देश ने भेजा है, आपको अच्छी खासी सैलरी और अच्छी खासी सुविधाओं के साथ और एक अच्छे खासे नए अच्छे अलग कलर के पासपोर्ट्स के साथ, तो आपकी रेपुटेशन होगी, तो आपके वहाँ पे स्पेशल ये अलग ही एक मतलब रेपुटेशन आपको फील होगी। साथ में ऐसा है कि अगर ये एएसओ तक क्या होता है कि जो व्हाइट और ग्रे पासपोर्ट होता है, और एएसओ के बाद अगला प्रमोशन होता है एसओ गजेटेड, और उससे ऊपर उनके सबका होता है रेड पासपोर्ट्स। और रेड पासपोर्ट्स का मतलब होता है आप डिप्लोमेट्स हैं। डिप्लोमेट्स की एक अहमियत हद से ज्यादा होती है, यानी कि उस कंट्री के अंदर अगर कोई दूसरे देश का डिप्लोमेट्स हमारे देश के अंदर है तो उसकी अहमियत बहुत ज्यादा होती है। ऐसे आपकी अहमियत सोचिए कि एक मतलब प्रमोशंस के बाद आपकी रेड पासपोर्ट जब आपके हाथ में होगा, जो देश के यानी कि कुछ गिने चुने लोगों के पास होता है, आप उनके अंदर आओगे तो अलग ही एक फील होता है। वो अपना सबका वही तरीका होता है फील करने का। तो फॉर फैसिलिटीज़ के बारे में खैर मैंने बता ही दिया आपको, भाई रहने का अच्छा खासा घर है, बच्चे की पूरी फीस मिल रही है, अच्छे फ्री में पढ़ रहे हैं, बच्ची मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही है आपको, और ये सब है। अब एक घर आने का भी होता है कि भाई आप फॉरेन पोस्टिंग है तो आप घर कितनी बार आ सकते हो या किस हिसाब से घर आ सकते हो, तो ये भी डिपार्टमेंट ने कंट्री टू कंट्री वेरी कर रखा है। कुछ कंट्रीज के अंदर आप भाई स्टार्टिंग में जाते हो, बीच में 2 बार घर आ सकते हो और फिर लास्ट में आप आ ही जाते हो। कुछ के अंदर 1 बार बीच में घर आ सकते हो। तो ये मतलब अलग अलग है, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। हम इतनी सारी कंट्रीज हैं उनको हम इसी वीडियो में नहीं बता सकते आप किस कंट्री में आपका कितना क्या होगा और किस में कितना क्या होगा, पर इतना ही लगभग होता है 1 बार 2 बार 3 बार का, बाकी आने जाने का होता है। एक ये है कि भी आप अगर मान लो अपने घर जिस टाइम अपनी कंट्री में आ गए फॉरेन से, तो आपको जो अलाउंस मिलता है फॉरेन अलाउंस, जो मैंने बताया 1800 से लेकर $3000 के आसपास तक वो मिलता है, तो वो आपका आधा हो जाएगा। मान लो आप 1 महीना रहते हो और आपको बाहर विदेश में आपको $3000 मिल रहे हैं और आप 1 महीने की छुट्टी अपने देश में आ गए, तो 3000 की जगह आपको $1500 आपको अलाउंस मिलेगा आप अगर आप अपनी कंट्री के अंदर हो। तो ये सब बातें हैं जो फॉरेन पोस्टिंग से रिलेटेड है, तो ये सब है। अब बात करते हैं प्रमोशंस के बारे में। प्रमोशंस का थोड़ा सा डिपार्टमेंट के अंदर स्लो है, ये आप है पहला प्रमोशन तो कुछ का ज्यादा ही स्लो है, बाकी आप आगे जितने भी प्रमोशन होते हैं वो अच्छे काफी ठीक ठाक हो जाते हैं। और लास्ट तक आपकी जो 30-35 साल की, अगर आप मतलब 25 साल की उम्र में लग जाते हैं तो आपकी 35 साल की नौकरी होती है, तो यूं करते करते आप अच्छी खासी पोस्ट से रिटायर होते हैं। तो प्रमोशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आप एज ए एएसओ आप डिपार्टमेंट के अंदर जाते हो, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उसके बाद जो 4600 ग्रेड पे इसका होता ही है। उसके बाद जो अगला प्रमोशन है वो एसओ का वो होता है, वो काफी लंबा टाइम ले लेता है, 7 से 8 साल 9 साल तक वो 4800 ग्रेड पे में जाने का, यानी कि 4600 से 4800 के लिए आपको 7 से 8 साल लग जाते हैं। उसके बाद आपका अगला प्रमोशन है वो 3-4 साल बाद होता है, वो भी एसओ का ही होता है, सेक्शन ऑफिसर का, एसओ 5400 ग्रेड पे में। तो इस तरीके से करके आप एसओ के अंदर ही, यानी कि पहले तो आपका एसओ 4800 होता है, उसके बाद एसओ 5400 होता है, तो इस तरीके से आपका चलता है। तो 7 से 8 साल आपको एसओ बनने में लग जाते हैं, फिर एसओ 5400 बनने में 3-4 साल और उसके बाद आपको 4-5 साल यूएस यानी कि अंडर सेक्रेटरी बनने में लग जाते हैं। तो जो यूएस होते हैं, ये जो आईएफएस होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस में जो आते हैं, यूपीएससी का टेस्ट क्लियर करके पेपर पास करके सीएससी से, वो अंडर सेक्रेटरी आते हैं यूएस। उसके बाद अगला जो प्रमोशन है भाई, फिर आप आईएफएस के अंदर कैडर में आई जाते हैं आप, तो अगला प्रमोशन है फिर 5-7 साल की, 5-6 साल के बाद आपको डिप्टी सेक्रेटरी, और फिर 5-6 साल के बाद डायरेक्टर वगैरह। तो ऑलमोस्ट क्या होता है कि आप डीएस या डायरेक्टर तक ही पहुंच पाते हैं। लगभग एएस जो लगते हैं वो यहीं तक पहुंच पाते हैं। जेएस उसके बाद डायरेक्टर के बाद होता है जेएस, ज्वाइंट सेक्रेटरी, जो एक किसी देश के अंदर एम्बेसडर भी होता है। अगर कोई एम्बेसी का जो मेन होता है वो जेएस होता है, विदेश के अंदर एम्बेसडर होता है। तो इस तरीके यहाँ तक तो बहुत ही रेयरेस्ट पहुंच पाते हैं, लगभग डीएस और डायरेक्टर तक ही आप
ASO से ज्वाइन करके पहुंच जाते हो। तो ये कुछ प्रमोशन है। तो उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसफर की। देखिए ट्रांसफर का कुछ ऐसा कोई है नहीं। ट्रांसफर में अगर आप रहना चाहते हो, दिल्ली के अंदर ये ऑफिस हैं, दिल्ली के अंदर पूरी जिंदगी निकालनी है तो दिल्ली में निकाल सकते हो। अगर विदेश में जाना चाहते हैं तो आप विदेश में भी, आपको 1 साल 1.5 साल के बाद विदेश में भेजने के लिए मतलब कर देते हैं अलाउ की भी, ठीक है आपने सेक्शन टू सेक्शन काम सीख लिया तो आप विदेश में जाइए। और साथ में एक छोटा सा ऑप्शन ट्रांसफर का ये है कि जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस होते हैं जहाँ पे पासपोर्ट दिए मतलब बनाए जाते हैं लोगों के, वो अलग अलग जगह पे बनाए हुए हैं कंट्री में, अलग अलग, जैसे मुंबई के अंदर भी है, हैदराबाद के अंदर भी है, इस तरीके से पासपोर्ट ऑफिस बनाए हुए हैं। आप वहाँ पे, अगर भाई आप साउथ से हैं तो आप वहाँ पे कोशिश कर सकते हैं, ट्राई आपको मिल सकता है कुछ टाइम के लिए आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में। इस तरीके से करके आप दिल्ली से बाहर जा सकते हैं अपने ही देश के अंदर। अदरवाइज आपका जो पोस्टिंग रहेगी वो यहीं पे JLN, साउथ ब्लॉक, पटियाला हाउस और इसी के एरिया के आसपास आपकी पोस्टिंग रहती है। अब बात करते हैं विदेश की। हमने सैलरी की बात कर ली, अच्छी खासी सैलरी, 3-3.5 लाख सैलरी है, और वो भी टैक्स फ्री। तो अब देश के अंदर कितनी सैलरी मिलेगी अगर हम भारत, अपने प्यारे भारत के अंदर रहते हैं? तो देखिए आप भारत के अंदर, अगर इंडिया के अंदर जॉब करते हैं तो आप एक एज ए ASO यानी कि एक CSS का जो ASO होता है, सेम उसी की तरह आपकी जो स्टार्टिंग 4600 ग्रेड पे में जो बेसिक होती है 44,900, सेम उसी बेसिक पे, और साथ में जो आपको भाई DA होता है, HRA होता है। HRA तो सीधा सीधा दिल्ली में जॉब रहनी है तो जो भी HRA अच्छा खासा आपको एक्सिटिक HRA मिलता है, TA होता है, ये सब मिला के ये टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है सैलरी। अगर मैं आज बताऊं 2000 जैसे भाई 22 में या 23 के फर्स्ट में, 2022 के 2023 के फर्स्ट की अगर हम बात करें तो लगभग 75 से 80 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी आपको स्टार्टिंग से मिल जाएगी। बाकी हर जो ऐसा रहता है इसके अंदर सैलरी का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, हर 6 महीने के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर हर 6 महीने में आपकी 2-3 हज़ार रुपए सैलरी, जो DA बढ़ता है और इंक्रीमेंट लगता है उस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। मेडिकल फैसिलिटी की बात करते हैं हम भाई। मेडिकल फैसिलिटी अगर आप इंडिया के, विदेश का हमने बता दिया, अगर आप वहाँ पे हो तो उसको हिसाब किताब क्या रहता है। अगर आप एज ए ASO अगर दिल्ली के अंदर ही आप काम कर रहे हो तो आपको जो मेडिकल फैसिलिटी जो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की होती है, आपका CGHS का कार्ड बनता है, उसके अंदर आपके जितने भी डिपेंडेंट हैं वो सब आपके इंक्लूड होते हैं। आपके 250 रुपये कुछ आपके कटते हैं हर महीने आपकी सैलरी में से, और आपको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। आप CGHS के हर जगह पे जो मेडिकल सेंटर बनाए हुए हैं वहाँ पे आप जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अगर उनसे कुछ ट्रीटमेंट नहीं होता, उनकी मतलब आपको बड़ा ट्रीटमेंट चाहिए और वो फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं है, तो वो आपके जो पैनल में कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह काफ़ी सारे हैं वो दे रखे हैं, आप वो लिख के दे देंगे, आप वहाँ पे जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। फिर वहाँ पे जो पैसे लगेंगे उनको आप डिपार्टमेंट से क्लेम कर सकते हैं। ये आपका मेडिकल का होता है। अब बात करते हैं छुट्टियों की। छुट्टियाँ देखिए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चला दीजिए, चले जाइए, आपको छुट्टियाँ सभी में बराबर मिलेगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिल सकता है। छुट्टियाँ का वैसे मैं बता देता हूँ, आपको 8 CL मिलती है, 2 RH मिलती है, यानी कि 10 छुट्टी इस तरीके की होती है, आपको जनवरी से दिसंबर तक के लिए मिलती है। अगर आपको उसी साल लेनी होती है, अगर आप लेते हैं, अगर आप मान लो आपने 5 छुट्टियां ले ली, 5 नहीं ली, तो भी आपको कोई फायदा नहीं है, आपकी 10 की 10 कोलैप्स हो जाएंगी। नेक्स्ट ईयर आपको 1 जनवरी से आपको फिर नई 10 छुट्टियां मिलेगी। अगर आप, तो इसलिए इनको सभी जो CL और RH होती है उनको सभी ले लेते हैं। साथ में 30 छुट्टियां मिलती है, EL अर्न लीव जिनको बोलते हैं, वो जुड़ती रहती है आपकी। अगर आपने मान ली इस साल 30 नहीं ली तो अगले साल वो नेक्स्ट ईयर भी 30 मिलेगी, तो अगले साल आपकी 30, अगले साल आप 60 भी ले सकते हैं, ना चाहे तो एक भी ना ले। तो इस तरीके से जुड़ती रहती है। अगर आपने एक साल 10 ले ली, आपकी 20 बच गई तो 20 जुड़ जाएगी, अगले साल आप 50 तक भी ले सकते हैं पूरी छुट्टियाँ। तो इस तरीके से अर्न लीव होती है। एक मेडिकल लीव होती है जो फुल पे में अगर आप लेते हैं तो आपको 10 मिलती है, और हाफ पे में लेते हैं तो आपको 20 मिल जाती है। तो इस तरीके से करके आपकी लीव होती है। अब बात करते हैं क्वार्टर की रिकमेंडेशन की। अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हैं तो आपको क्वार्टर मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मार मारी रहती है नहीं रहती। तो ME का एक अलग हिसाब किताब है, अच्छा है। ME के जो क्वार्टर है वो द्वारका के अंदर बने हुए हैं, सेपरेट क्वार्टर है। ऐसा नहीं है कि भाई सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले जो क्वार्टर है उनमें भी आपको अलॉट किया जा सकता है, पर उससे पहले इन्होंने अलग से क्वार्टर बना रखे हैं द्वारका के अंदर। तो आपको क्वार्टर 2 BHK का मिलता है, यहाँ पे कोई वेल फर्निश्ड नहीं मिलता, और ME का क्वार्टर आपको मिल जाता है। आप अच्छे से वहाँ पे परिवार के साथ रह सकते हैं, आप स्टार्टिंग में आपको मिल जाता है। तो ये सब बातें थी हमारी ASO इन ME के बारे में। अब जो भी बातें कुछ रह गई तो आप पूछ सकते हैं हमसे। तो चलिए अगली वीडियो में कुछ एक नई पोस्ट के बारे में लेके आते हैं। देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जॉब स्टोरी को। जय हिंद, जय भारत।